बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट क्लास में मैं हूँ आपके साथ उमर कुरैशी। तो अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एक अनदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली को जिसका नाम है राइबोसोम्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम्स ये टाइनी ऑर्गेनेलीज है। सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें, डिस्कवरी बैकग्राउंड, तो राइबोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय पैलेट या पैलेडे इन 1955। राइबोसोम को डिस्कवर किया था पैलेट ने 1955 में। ठीक हो गया। इसी वजह से दे आल्सो नोन एज पैलेट पार्टिकल, पैलेट्स पार्टिकल। ठीक हो गया। डिस्कवर क्योंकि पैलेट ने किया तो उसके नाम पे इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। अब राइबोसोम की अगर डिफिनेशन या इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राइबोसोम्स दीज आर tiny organelles, tiny small, found inside the cytoplasm or cell। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास राइबोसोम है इसके डायमीटर की अगर हम बात करें, डायमीटर ऑफ राइबोसोम इज 20 नैनोमीटर। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से ये हमें पता चला है कि इसका साइंटिस्ट को पता चला है इसका डायमीटर कितना है। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज। इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम के पास कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑर्गेनेलीज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ होती हैं मेम्ब्रेनलेस, कुछ होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड और कुछ होती हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। अब ये जो हमारे पास राइबोसोम है इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इसको मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। अब ये बात समझना, इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्यों कहा जाता है। ये इस वजह से कहा जाता है कि राइबोसोम जो है हमारे पास, इसमें 50% प्रोटीन्स होती हैं, 50% प्रोटीन से मिला होता है एंड 50% आरएनए होता है इसमें। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इसकी कंपोजिशन में आता है। ये कंपोजिशन क्या है इसकी? हैविंग 50% of proteins and 50% of RNA। राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा जाता है। इसकी वजह मैंने आपको बताई, इसकी कंपोजिशन है 50% ये आरएनए से मिलकर बना होता है और 50% इसमें प्रोटीन्स होती हैं। इस वजह से इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास राइबोसोम है, फाउंड इन both type of cells। कौन कौन से? यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो राइबोसोम है दोनों तरह के सेल में होता है। यूकैरियोटिक कौन से आ गए? ये जो एनिमल सेल है हमारा, एनिमल सेल। और प्रोकैरियोट्स में कौन से आ गए? बैक्टीरियल सेल एक्सेट्रा।
ये राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी ये पाया जाता है। अब इसके अगर कंपोजिशन की बात करें, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में कितना होता है और यूकैरियोटिक सेल में कितना होता है, तो ये फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इसकी कंपोजिशन है 10,000 पर सेल। ठीक हो गया। जो बैक्टीरियल सेल जितने हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें इसकी कंपोजिशन है 10,000 पर सेल, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इसकी कंपोजिशन क्या है 10 मिलियन पर सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सॉरी यूकैरियोटिक सेल में इसकी कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक सेल से कहीं ज्यादा है। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं 10,000 पर सेल होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ये 10 मिलियन पर सेल होते हैं, यानी कि एक सेल में ये 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। ठीक हो गया। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बाकी भी बहुत सारे डिफरेंस है इनके फंक्शन में भी। यूकैरियोटिक सेल एक एडवांस सेल है, इसलिए इसमें राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है, तो इस वजह से देखा जाए तो उसकी अहमियत में यूकैरियोटिक सेल में ये ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। ये था राइबोसोम के हवाले से। अब राइबोसोम की टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब राइबोसोम की क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। ठीक हो गया। अटैचमेंट की बेसिस पे राइबोसोम जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फ्री राइबोसोम्स और दूसरे होते हैं फ्यूज राइबोसोम्स। ठीक हो गया। अब ये जो फ्री राइबोसोम होते हैं ये फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ फ्रीली प्रेजेंट का? फ्रीली प्रेजेंट का मतलब ये हुआ कि डू नॉट अटैच्ड विद एनी अदर ऑर्गेनेली। फ्री राइबोसोम जो होते हैं ये सेल में फ्रीली पाए जाते हैं और किसी भी ऑर्गेनेली या मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच नहीं होते, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जबकि ये जो फ्यूज राइबोसोम है ये अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा आता है जिसके साथ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि रफ जो होता है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जो राइबोसोम्स इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं फ्यूज राइबोसोम। जबकि जो फ्रीली फाउंड इन साइटोप्लाज्म होते हैं, किसी ऑर्गेनेल के साथ अटैच नहीं होते, उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम। इनका थोड़ा सा फंक्शन भी डिफरेंट है, वो आगे हम राइबोसोम के फंक्शन में डिस्कस करते हैं। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है राइबोसोम्स की वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एक क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, अब दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेसिस पर राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मॉलर साइज और दूसरे होते हैं लार्जर साइज। अब जो स्मॉलर साइज होता है ये होता है 70s, जबकि जो लार्जर साइज है ये होता है 80s राइबोसोम। ठीक हो गया। ये एस क्या है ये बताता हूं मैं आपको। अब स्मॉलर साइज जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब यूनिट्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब यूनिट्स। वो दो सब यूनिट कौन सी होती हैं हमारे पास स्मॉलर साइज की 50s एंड 30s। इनसे मिलकर हमारे पास जो राइबोसोम बनता है वो होता है 70s का। ये आ गया स्मॉलर साइज। अब जो लार्जर साइज का होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब यूनिट्स। अब एटीएस जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, एक लार्जर यूनिट होती है जो होती है 60s और दूसरी तरफ स्मॉलर यूनिट जो होती है 40s, और इनसे मिलकर हमारे पास राइबोसोम बनता है 80s राइबोसोम लार्जर। अब देखें ताज्जुब की बात है 50s और 30, 50 और 30 कितना होता है 80, जबकि 60 एंड 40 कितना होता है 100। लेकिन हमने 50 प्लस 30 से बनाया हुआ 70s और 60 और 40 से बनाया हुआ 80s। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये राइबोसोम आपस में फ्यूज होते हैं। उसकी एग्जांपल आप ये कॉमन एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास मार्कर है, फर्ज किया ये आ गया 50s का, दूसरी तरफ ये है 30s का, ठीक हो गया। अब ये आपस में अगर हम इनको अटैच करें तो देखें इनका साइज ये बन रहा है। जिस तरह नॉर्मली हम ऐड करते हैं तो फिर तो बनना चाहिए 50 30 80s, लेकिन जब इसको मैं फ्यूज करूंगा तो इसका साइज कम होगा। इस वजह से राइबोसोम जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं, इनकी फ्यूजन की वजह से इनका साइज एडिशन के बाद कम होता है। इसलिए यहां देखें 50s और 30s मिलके 70s बना रहा है और 60 एंड 40s मिलके 80s बना रहा है। अब ये जो राइबोसोम होता है 70s ये होता है फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मीन्स बैक्टीरिया एटसेट्रा। जबकि जो 80s राइबोसोम होता है ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास राइबोसोम होता है ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। बट डिफरेंट क्या है इसमें, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो तादाद भी कम होती है और जो साइज वाला होता है इधर 70s इधर प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80s वाला प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनकी असेंबली की, बनते कैसे हैं। देखिए तो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है ना, ये असेंबल भी तो होती हैं। इनकी असेंबली कैसे होती है और कहां होती है? अब ये जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं ये सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सेल है उसमें ये है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास राइबोसोम की सिंथेसाइजेशन है ये कैसे होती है? देयर असेंबली takes place in the presence of मैग्नीशियम आयंस। ठीक हो गया। राइबोसोम जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं, इनकी असेंबली होती है न्यूक्लियोलस में और इनकी जो असेंबली होती है उसके लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। ठीक हो गया, ये आगे इनकी असेंबली के हवाले से। अब ओवरऑल जनरली हम डिस्कस करते हैं राइबोसोम के फंक्शंस। और इधर ये स्मॉलर साइज 70s और 80s, इसका मतलब क्या है? ये एसएस स्विटबर्ग यूनिट, स्विटबर्ग है साइंटिस्ट का नाम, उसने अपनी सेंट्रिफ्यूगेशन की थी ना इनके साइज के लिए, मतलब स्मॉलर साइज कौन सा है और लार्जर साइज कौन सा है, तो ये उसके नाम से ये एस उसने इसको नाम दिया है साइज की बना पर। वो बड़े साइज का था तो उसको 80s कह दिया और ये छोटे साइज का था तो इसको 70s कह दिया और ये एस वो स्विटबर्ग के नाम से है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। Functions of ribosomes. राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? अब देखिए मेन जो इनका फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
अब ये जो फ्री राइबोसोम होता है, फ्री राइबोसोम जो किसी ऑर्गेनेल के साथ अटैच नहीं होता, उसका रोल होता है हेल्प एंड सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। जबकि जो फ्यूज्ड राइबोसोम होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, उसका रोल होता है सिंथेसिस ऑफ इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन दो तरह की आ गई ना, एक सेल की अपनी नीड है जो सेल के अंदर यूज हो रही है, और दूसरी प्रोटीन्स हैं जो सेल के बाहर यूज हो रही होती हैं। तो इसी तरह ये दो तरह के राइबोसोम होते हैं, तो वो दो तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। फ्री राइबोसोम है ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बना रहा होता है, और जो हमारे पास फ्यूज्ड राइबोसोम है ये इंटरसेलुलर प्रोटीन्स बना रहा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, ये राइबोसोम्स आर involved in synthesis of proteins। इनका मेन फंक्शन ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम कर रही होती हैं। और किसकी हेल्प से काम होता है जी, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का अपना रोल होता है उसमें राइबोसोम की सिंथेसिस में। तो इसीलिए जो हमारे पास राइबोसोम होती है, इसके साथ मिलकर हमारे पास सेल के लिए भी और सेल के बाहर जो जरूरत होती है प्रोटीन्स की, उस सबको पूरा करने के लिए प्रोटीन्स बना रही होती हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल राइबोसोम के हवाले से, उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और उनका फंक्शंस। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं।